Hello everyone, how are you? Today we will start from chapter 2nd because chapter 1st is omitted by the CBSE. So we will start from chapter 2nd, the demographic structure of the Indian society. Firstly, we see the objectives of this chapter. As the name suggests of the chapter, we have to learn about the demographic structure of Indian society and other issues that are related with it. We also have to become familiar with the different indicators that are used in enumeration of population. Like birth rate, death rate, or you must have also heard about the terms like fertility rate, sex ratio, demographic dividend. You know all these terms and the other indicators, the rates, everything is covered here. This chapter not only covers social issues aspects but also economic and human geography. And it will not just include the basics like the static and current portions covered. So firstly we see the etymology of the demography. You know what is etymology? Etymology means when you study about origin of any word, means जब आप किसी भी वर्ड के ओरिजिन के बारे में आप स्टडी करते हो तो उसको बोला जाता है etymology. So here we see the etymology of the demography. It is a Greek term, means demography is the Greek term. It derived from two words. Demons means people and graphian means describe. It means description of people. And when you study about people, what do you actually study? You don't just study about one single individual. You study about the entire population. So, next we see what is demography. The systematic study of population of a country, area, community, etc. मीन्स डेमोग्राफी का मीनिंग होता है कि जब हम किसी भी एक कंट्री के अंदर, एरिया के अंदर या कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन को एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं. इट कंसर्न विथ करंट साइज, मीन्स किसी भी एक पॉपुलेशन का एक पर्टिकुलर एरिया का जहाँ पर भी स्टडी किया जा रहा है उसको हम करंट साइज देखते हैं, वहाँ की ह्यूमन पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, हाउ दे वर अटेंड, हाउ दे आर चेंजिंग, मीन्स वहाँ पे कैसे कैसे पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं. वन मेन थिंग ऑल्सो हियर इज बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशंस आर द बिग थ्री ऑफ डेमोग्राफी. यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो बर्थ, डेथ्स एंड माइग्रेशंस हैं इसको डेमोग्राफी का बिग थ्री बोला जाता है. वाई? बिकॉज इट जॉइंटली प्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन स्टेबिलिटी. क्योंकि जब ये तीनों चीज़ें जॉइंटली एक दूसरे के साथ जब ये तीनों चीज़ें कनेक्ट करती हैं तो वहाँ से पॉपुलेशन के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट होती है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. डेमोग्राफी के थ्रू हम किसी भी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर और वहाँ का कंपोजिशन के बारे में पता लगा सकते हैं. एग्जाम्पल, relative proportion of women's, how many women's are there, how many men's are there, how many different age groups are there. So these all things, if we want study, so we can help the demography, because हम डेमोग्राफी की हेल्प लेके इस चीज़ को ईज़िली स्टडी कर सकते हैं.
अगर हम डेमोग्राफी को एक ब्रॉडली वे में देखना चाहें, अगर इसको हम एक ब्रॉडली वे में देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि डेमोग्राफी हैव टू टाइप्स, फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सेकंड इज सोशल डेमोग्राफी. Formal demography. It is quantitative and statistical study of human population. फॉर्मल डेमोग्राफी के अंदर पॉपुलेशन को एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में, एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म में स्टडी किया जाता है. हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको मेज़र करते हैं, यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी का पता लगाते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है. यहाँ से हमें टोटल पॉपुलेशन पता चलती है, टोटल नंबर्स ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ यूथ्स, नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं. अगर हम रूरल और अर्बन में देखें तो वहाँ पे भी हम एक जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसके बारे में हम इससे मेज़र कर सकते हैं. इट हैज़ नैरो मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी बिकॉज इसको नैरो मीनिंग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हमें कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं पता चलता है कि उसका इफ़ेक्ट क्या है. सिर्फ यहाँ से हम एक जस्ट कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि यहाँ पे इतनी क्वांटिटी में इतने नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं, इतने नंबर ऑफ मेल, इतने नंबर ऑफ फीमेल, इतने नंबर ऑफ यूथ यहाँ पे रहते हैं. ये हम एक ब्रॉडली एक्सप्लेनेशन देखें तो फॉर्मल डेमोग्राफी से हमें देखने को नहीं मिलती है. और जैसे कि हमने देखा कि ये क्वांटिटेटिव फॉर्म पे बेस्ड है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिकली वे. फिर देखें कि ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन फोकस्ड मीन्स फॉर्मल डेमोग्राफी जो है इसके अंदर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन के ऊपर फोकस्ड किया जाता है. इट इज़ एन ओल्डर अप्रोच. ओल्डर अप्रोच मीन्स इस अप्रोच को हम पहले यूज़ करते थे बट अब देखा जाए तो हम इसको इतना यूज़ नहीं करते हैं. इसकी जगह सोशल डेमोग्राफी को यूज़ किया जाता है. सोशल डेमोग्राफी इट इज़ बेस्ड ऑन बर्थ रेट एंड माइग्रेशन दैट हैपन्स इन पर्टिकुलर सोसाइटी. मीन्स ये उस पर बेस्ड है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर बर्थ रेट, माइग्रेशंस जो हैं कैसे हैपन होते हैं, क्या वहाँ का बर्थ रेट है, क्या वहाँ का डेथ रेट है, क्या वहाँ का माइग्रेशंस मतलब किस रेट से वहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं. और इसी को हम देखेंगे तो ये हमें रूरल एरिया में और ये हमें अर्बन एरिया के अंदर, दोनों के अंदर हमें अलग अलग देखने को मिलता है. सोशल डेमोग्राफी is concerned with changes or consequences of the population of a society and how it affects us. Social demography के थ्रू हम पॉपुलेशन के अंदर, सोसाइटी के अंदर क्या अफेक्ट आएंगे, क्योंकि यहाँ से हम रेट को मेज़र करते हैं किसी भी चीज़ के और वहाँ से फिर हमें पता चलता है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर क्या कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पे रहते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ से स्टडी करते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन, इसलिए बोला जाता है कि ये कॉजल मॉडल के ऊपर बेस्ड है. एनालिसिस हैव चेंज्ड विद मेथोडोलॉजिकल एंड डाटा इनोवेशंस. यहाँ पे जो हम एनालिसिस करते हैं वो हम किसी भी मेथड के थ्रू या कोई भी नया डाटा इनोवेट होता है तो उसके थ्रू हम यहाँ पे एनालिसिस जो है हमारे चेंज वरी होते जाते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूअर अप्रोच. ये जो है सोशल डेमोग्राफी ये हमारी न्यूअर अप्रोच पे बेस्ड है और नाउ डेज जो हम डेमोग्राफी का मेनली यूज़ किया जाता है वो सोशल डेमोग्राफी होती है. इस पैटर्न के थ्रू ही हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं. अब हमने देखा कि हमने डेमोग्राफी को देखा कि डेमोग्राफी जो है क्या होती है, व्हाट इज़ डेमोग्राफी. फिर हमने देखा कि जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी के टू टाइप्स होते हैं, फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी. फिर हम देखते हैं कि जो हमने डेमोग्राफी को स्टडी किया, जो हम डेमोग्राफी को यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ होता कहाँ पे. हमने स्टडी कर ली पॉपुलेशन के बारे में डेमोग्राफी का यूज़ करके, लेकिन जब हम डेमोग्राफी को यूज़ करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसका यूज़ कहाँ पर होता है. ऑल डेमोग्राफिक स्टडीज़ आर बेस्ड ऑन प्रोसेसेस ऑफ काउंटिंग और इन्यूमरेशन सच एज द सेंसस focused on that point, such as the census or the survey,
which involve the systematic collection of data on the people residing within a specified territory. मीन्स जो डेमोग्राफी को स्टडी किया जाता है, इसमें हम काउंटिंग या न्यूमरेशन के थ्रू यहाँ पे हम डेमोग्राफी को स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे जैसे कि बोला जा रहा है, इस चीज़ पे आप देखो कि सच एज द सेंसस और द सर्वे, ये हम किस चीज़ के थ्रू करते हैं, सेंसस के थ्रू या सर्वे के थ्रू. सेंसस जो है वो आप देखोगे कि इंडिया के अंदर सेंसस जो है 1867 से 1872 के बीच में कंडक्ट होना स्टार्ट हो गया था, जो कि ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था. And that regular 10 yearly census has been conducted since 1881. बट यहाँ पे सेंसस स्टार्ट तो हुआ था, बट जो इंडिया में रेगुलर सेंसस था वो 1881 से होना स्टार्ट हुआ था. इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी इंडिपेंडेंस इंडिया था उसमें 1951 से ये होना स्टार्ट हो गया था. और उसके बाद अभी जो लास्ट सेंसस हुआ है वो 2011 में हमारा हुआ था. और अब जो आगे होने वाला है वो 2021 में, क्योंकि ये 10 ईयर के गैप में होता है इसलिए वो 2021 में होगा. तो यहाँ पे हम सेंसस का यूज़ ही क्यों करते हैं? सेंसस का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर एक लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर अगर हम स्टडी करें पॉपुलेशन को, तो लार्ज एरिया के ऊपर स्टडी करने के लिए सेंसस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे और कोई मेथड हम इतने लार्ज एरिया के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते. और इसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर जो भी एरिया है, कंट्री है, वहाँ की पॉपुलेशन को हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, क्या पॉपुलेशन का रेट है, क्या बर्थ रेट है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना डिक्रीज़ हुआ है इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस टाइम. सो इसके थ्रू हम वो चीज़ मेज़र कर सकते हैं. सेकेंड, डेमोग्राफिक डाटा आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज. मीन्स अगर हमें कोई भी प्लानिंग करनी है, कोई भी हमें स्टेट पॉलिसी अप्लाई करनी है, स्पेशली दोज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जनरल पब्लिक वेलफेयर. मीन्स स्पेशली जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हैं या जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डेमोग्राफिक डाटा को स्टडी करना होता है. उसी के बाद हम अपना कोई प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं. Population studies or social demography, on the other hand, inquires into the wider causes and consequences of population structure and changes. Population की जब हम स्टडी करते हैं तो उससे हम एक जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, जो उसके अंदर चेंजेस आए हैं, उसके अंदर हमें अलग अलग डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पे पता चलते हैं, जिसके थ्रू हमें फ्यूचर में वहाँ पे सोसाइटी में कोई चेंजेस करने में हमें हेल्प होती है. हमें पता चलता है कि हमें उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, क्या हमें वहाँ पे चेंजेस लेकर आने हैं. दिस पॉइंट इज कंप्लीट. नाउ दिस social demographers believe that social processes and structure regulates demographic processes. मीन्स सोशल जो डेमोग्राफर्स हैं उनका बिलीव है कि जो सोशल प्रोसेसेस हैं और जो स्ट्रक्चर हैं वो डेमोग्राफिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ पे हम इंडिया का अगर एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया के अंदर होता है कि किसी एक फैमिली के अंदर हम देखते हैं कि कोई बच्चा है वो स्कूल पढ़ने इसलिए नहीं जाता क्योंकि उस जो फैमिली का जो वर्क है, जो उनका काम है, वो उनका ट्रेडिशनली वर्क है. और अगर वो स्कूल बच्चा जाएगा तो स्कूल जाने का वहाँ पे उसको कोई बेनिफिट होना नहीं है, उसको अपना वो ट्रेडिशनल वर्क आगे भी फॉलो करना है. तो इसीलिए क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे सोशल बिलीव्स होते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं. वो यहाँ के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं. ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि डेमोग्राफी के अंदर एसोसिएटेड कुछ थ्योरीज हैं, वो हम इस चैप्टर में देखते हैं. और यहाँ पे हम 2 थ्योरीज को देखेंगे. देयर आर 2 एसोसिएटेड थ्योरीज.
फर्स्ट द माल्थुसियन theories of population growth and second one is theory of demographic transition. In this class we have discussed the first theory, the Malthusian theories of population growth. Firstly, you see the brief introduction about Thomas Robert Malthus. The Thomas रॉबर्ट माल्थस जो है ये इनका पूरा नाम है, इन्हीं के नाम के ऊपर इस थ्योरी का नाम दिया गया है। माल्थस वॉज अ डेमोग्राफर। माल्थस एक डेमोग्राफर थे। इनका जो टाइम पीरियड था थॉमस रॉबर्ट माल्थस का 1766 टू 1834 रहा है। जब भी हम किसी को भी स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें उसका टाइम पीरियड जो है वो पहले देखना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू हम उस टाइम के कंटेम्प्रेरी सर्कमस्टेंसेस को देख सकते। क्योंकि अगर हम उस पर्सन को अगर स्टडी करते हैं तो उसके जो बिलीफ हैं वो उस टाइम के अंदर हमें एडजस्टेबल मिलेंगे अगर हम करंट टाइम को देखें। तो वैसे ही थॉमस रॉबर्ट माल्थस से जो कि एक डेमोग्राफर थे, जो कि 1766 से 1834 के टाइम पीरियड के बीच में थे, जिसमें कि हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी में हमें इंग्लैंड का क्राइसिस भी देखने को मिला था। तो जो इनकी थ्योरी थी, ये भी जो उस टाइम पे देखते हैं, ये भी उन चीज़ों को फोकस्ड करके ही फोकस्ड करते हैं, उसी के बेस पे सोचते हैं, फिर आगे इस चीज़ को ये अपनी थ्योरी के अंदर डालते हैं। इन्होंने देखा था कि इंग्लैंड ने जो है क्राइसिस को फेस किया था, और इंग्लैंड ने जब क्राइसिस को फेस किया था तो उससे क्या हुआ था कि उनकी प्रोस्पेरिटी जो थी, प्रोस्पेरिटी उनकी डाउन हुई थी। उनकी प्रोस्पेरिटी जो डाउन हुई थी उससे क्या हुआ था कि वहाँ पर लो फूड प्रोडक्शन हो गई इन कंपैरिजन ऑफ स्टार्टिंग 18th सेंचुरी। जैसे जैसे वहाँ पे क्राइसिस हुआ था तो वैसे वैसे उनकी प्रोडक्शन क्या हो गई थी, लो हो गई थी। दूसरा देखा जाए तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही थी। ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस थे जो कि इन्होंने उस टाइम पे वहाँ पर देखे थे। तो जो इनकी थ्योरी है इसमें हमें देखने को मिलता है आगे, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि इनकी थ्योरी जो थी वो इनके व्यूज़ जो थे, क्योंकि जैसे इनके व्यूज़ होंगे वो इनकी थ्योरी के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। इनके व्यूज़ कहाँ से रिफ्लेक्ट हुए थे, कहाँ से इनके व्यूज़ आए थे कि मुझे ऐसा करना चाहिए या फिर मुझे ऐसी थ्योरी बनानी है। माल्थस के जो व्यूज़ थे वो आप देखेंगे कि जो माल्थस के व्यूज़ हैं वो विलियम गॉडविन, वो उस टाइम पीरियड के अंदर एक पर्सन थे, विलियम गॉडविन। इनके थॉट्स से डिसएग्रीमेंट करते हैं, इनके थॉट्स से वो डिसएग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि विलियम गॉडविन का मानना था कि सोसाइटी जो है वो एक यूटोपियन सोसाइटी है। यूटोपियन सोसाइटी कैसी होती है? एक ऐसी सोसाइटी जो कि आगे चलकर क्या होगा कि उसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें अपने आप स्टेबल होती चली जाएंगी। लेकिन उनका मानना था माल्थस का कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि वो उस टाइम पे देख रहे थे कि इंग्लैंड ने जो क्राइसिस फेस किया था, उनके पास प्रोस्पेरिटी पहले उनकी बेटर थी, और जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे जाता है तो उनकी प्रोस्पेरिटी जो थी, कंडीशंस उनकी वर्स्ट होती जा रही थी। तो ये उसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं और फिर उसके ऊपर ये अपनी थ्योरी निकालते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने 1798 में एक ऐसे लिखा है, एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इन इट ही रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ रिलेटेड टू द इकोनॉमी। यहाँ पे ये क्वेश्चन निकालते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इकोनॉमी से कैसे रिलेट करती है। और फिर जो उसके बाद इन्होंने थ्योरी निकाली थी वो थ्योरी अब हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके कुछ एजम्पशन भी देखते हैं कि
माल्थस ने कौन कौन सी एजम्पशंस रखी थी जिसके बेस्ड पे इनकी थ्योरी हम इजीली समझ पाएंगे। फर्स्ट, प्रोस्पेरिटी हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द पॉपुलेशन ग्रोथ। इनका मानना था, इन्होंने ऐसी एजम्पशन थी इनकी कि जो प्रोस्पेरिटी है वो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ डायरेक्ट उसका रिलेशन है। मीन्स बोलना था इनका कि जैसे जैसे प्रोस्पेरिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, जैसे जैसे लोग ज़्यादा स्टेबल होते जाएंगे, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होता जाएगा, वैसे वैसे पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। नेक्स्ट इनका बोलना था कि एग्रीकल्चर इज सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग मार्जिनल आउटपुट, कि ये बोलते हैं जैसे जैसे हम ज़्यादा इनपुट इसके अंदर डालते जाएंगे वैसे वैसे हमारा आउटपुट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बट उससे रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो हमारा कम होता चला जाएगा। इस बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरी निकाली जिसमें ये बोलते हैं population increases at a much faster rate than the means of substances। means जो population है वो means of substances से ज़्यादा fast grow करती है। according to him population can grow uncontrollably, it grows in geometric progression। इनका बोलना था कि जो population है वो अनकंट्रोलेबली इंक्रीज़ कर रही है, वो एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इंक्रीज़ कर रही है जो कि अपनी डबल होती जा रही है, जो कि अपनी डबल होती जा रही है। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो पॉपुलेशन थी वो बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी। फिर लैंड गिव्स लिमिटेड रिटर्न, लेकिन जिस स्पीड से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उस स्पीड से लैंड्स से हमें उतना फूड नहीं मिल पा रहा है, लैंड उतना हमें रिटर्न नहीं कर रही है। इट ग्रोज इन अर्थमेटिक प्रोडक्शन, उससे एक अर्थमेटिक प्रोडक्शन जो एक मैथमेटिकल सीरीज़ एक फॉर्मूला है उसके अंदर हम दे समझ सकते हैं कि वो उस प्रोग्रेशन के अंदर ग्रो कर रही है। वो क्या हो रही है, हम देखते हैं कि उसका सिर्फ जो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन थी उसका ही मल्टीपल आगे चलता जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये बहुत स्लो यहाँ पर इंक्रीज़ कर रही है। तो इस थ्योरी के अंदर हम देखते हैं कि दिस थ्योरी शोज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ रेट ऑफ टू एलिमेंट्स, पॉपुलेशन एंड फूड प्रोडक्शन। इस थ्योरी के अंदर हमारे पास दो ग्रोथ रेट के एलिमेंट्स है, पॉपुलेशन और फूड प्रोडक्शन, और उसी में हम यहाँ पे देखते हैं माल्थुसियन का बोलना है कि पॉपुलेशन जितनी स्पीडली ग्रो करती है फूड प्रोडक्शन उतना स्पीडली ग्रो नहीं करता है इन कंपैरिजन ऑफ पॉपुलेशन। इसके लिए इन्होंने कुछ इम्प्लीकेशंस बताई हैं कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो करेगी तो वहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है, अनस्टेबिलिटी की कंडीशन आती है, वहाँ पे चीज़ें स्टेबल नहीं करेगी। तो ये बोलते हैं, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक पॉजिटिव चेक, दूसरा प्रिवेंटिव चेक। पॉजिटिव चेक में इनका बोलना है कि अगर लोग उन चीज़ों को अपने आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो चीज़ें जो हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स से कंट्रोल होंगी बाय नेचर। नेचुरल डिज़ास्टर cause many people die and the population is naturally controlled. If one does not take care of themselves, nature will take care of them. Means अगर लोग प्रिकॉशंस यूज़ नहीं करेंगे, वो अपनी केयर खुद नहीं करेंगे तो नेचर क्या करेगा, नेचर अपने आप ही उन चीज़ों को स्टेबल कर लेगा। प्रिवेंटिव चेक में क्या होता है कि लोग अपने आप अपनी कॉन्शियसनेस से इस चीज़ को ठीक करते हैं। वो क्या करेंगे, लेट मैरिज करेंगे, सेलिबेसी मीन्स ब्रह्मचर्य का वो यूज़ करेंगे, फैमिली प्लानिंग मेथड्स वो यूज़ करेंगे, सेल्फ रिस्ट्रेंट वो यूज़ करेंगे। ये चीज़ें यूज़ करके क्या होगा कि अगर वो ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी और एक पॉजिटिव वे में कंट्रोल होगी, ना कि अगर नेचुरली चीज़ें होंगी तो वहाँ पर एक वर्स्ट कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये इम्प्लीकेशंस थी जो कि माल्थस ने अपनी थ्योरी के अंदर बताई हैं। तो इसको अगर हम एक ब्लॉक डायग्राम से देखें तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में दो चीज़ें हम देखते हैं, एक पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा फूड प्रोडक्शन।
पॉपुलेशन ग्रोथ जीपी की फॉर्म में मीन्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की फॉर्म में इंक्रीज़ करती है, और वहीं फूड प्रोडक्शन एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में इंक्रीज़ करता है, और जिसमें कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो पॉपुलेशन है वो फूड से अप होती चली जाती है, और वहाँ पे फूड लिमिटेड होता जाता है और पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती जाती है, जिससे कि रिज़ल्ट निकलता है कि पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई के बीच में हमें डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन देखने को मिलती है। मीन्स हमें दोनों के बीच में अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। सो हाउ कैन वी करेक्ट दिस? हम इसको करेक्ट कर सकते हैं एक चीज़ से, क्योंकि जो दूसरी चीज़ है वो बाय नेचर है, पॉजिटिव चेक्स और नेचुरल चेक्स, जैसे कि अर्थक्वेक, एपिडेमिक्स हो गया, वॉर हो गए, फेमाइंस हो गई, फ्लड हो गया। तो ये चीज़ें अपने आप नेचर के थ्रू होती, क्योंकि जब अनस्टेबिलिटी आएगी तो नेचर क्या बोला जा रहा है, वो बोल रहा है कि वो नेचर अपने आप उसको देखेगा, नेचर अपने आप ही उसको टाइम टू टाइम नेचर अपने आप उस चीज़ को क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। अगर लोग उस चीज़ को स्टेबल नहीं करेंगे तो, और लोग कैसे स्टेबल कर सकते हैं? प्रिवेंटिव चेक के जो यहाँ पे मेजर्स दे रखे हैं उनके थ्रू। इन्होंने बात करी है कि लोगों में अपने आप जब कॉन्शियसनेस आएगी तो लोग अपने आप उस चीज़ को करेंगे, ना कि किसी मेडिकल चीज़ का वो यूज़ करेंगे। ये बात करते हैं यहाँ पे लेट मैरिज की, सेलिबेसी की, सेल्फ रिस्ट्रेंट की, फैमिली प्लानिंग मेथड्स की। मतलब लोग अपनी कॉन्शियसनेस से उस चीज़ को ठीक करें, नहीं तो चीज़ें वर्स्ट होंगी, और जब वो नेचुरल चेक्स के थ्रू ठीक होंगी तो वहाँ से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। यही चीज़ यहाँ पे ग्राफ के थ्रू दिखाई गई है कि जो रिसोर्सेज हैं टाइम पीरियड में एक अपने सीक्वेंस के साथ वो इंक्रीज़ करते हैं, वहीं पॉपुलेशन को देखा जाए तो पॉपुलेशन पहले साथ साथ इंक्रीज़ करती है, उससे कम है, बट एक टाइम आता है कि वो एकदम से अप चली जाती है, और वो जो कंडीशन आती है उसमें आप देखते हो कि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच जो गैप है वो वाइड होता चला जाता है, और जहाँ पे ये इस चीज़ को क्रॉस करती है वो हो जाता है यहाँ पे पॉइंट ऑफ क्राइसिस, जहाँ से क्राइसिस होता है। और क्राइसिस का रिज़ल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे पॉवर्टी हमें देखने को मिलेगी, यहाँ पे हमें स्टारवेशन देखने को मिलेगी, यहाँ पे हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, और इस चीज़ से बिल्कुल कंडीशन जो किसी भी सोसाइटी की होगी वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारी माल्थुसियन की थ्योरी कंप्लीट होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है। कैसे? Malthus's predictions were proved false because both food production and standard of living continued to rise despite the rapid growth of population। मतलब ये बोला गया है कि अगर लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करता है, अप करता है, तो उससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी क्या कर जाएगी, अप कर जाएगी। पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, सही हो जाएगी। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि माल्थस वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय लिबरल एंड मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स फॉर असर्टिव दैट पॉवर्टी वॉज कॉज्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। माल्थस की इस चीज़ को भी लिबरल और मार्क्सिस्ट जो स्कॉलर्स थे उन्होंने असर्ट किया है कि माल्थस का बोलना था कि अगर पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ करती है ज़्यादा तो उससे क्या है, पॉवर्टी इंक्रीज़ होती है। लेकिन लिबरल और जो मार्क्सिस्ट व्यूवर्स थे वो ये बोलते हैं कि नहीं, रीज़न ये नहीं है, रीज़न यहाँ पे होता है कि अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का लोगों के बीच में, उससे पॉवर्टी इंक्रीज़ करती है। An unjust social system allowed a wealthy and privileged minority to live in luxury, while the vast majority of people were forced to live in poverty। हमें ये देखने को मिलता है कि सोशल सिस्टम में जो है अनजस्टिस है, और जैसे कि अगर सोसाइटी के अंदर जस्ट फॉर एग्जांपल कि 50% रहते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि खाली ओनली 10 पीपल्स ऐसे हैं जो कि उस पॉपुलेशन का 50% जो इकोनॉमी होगी वो उन 10 के ही हैंड्स में होती है। तो जिससे कि हम देखते हैं कि जो पॉवर्टी है वो अनस्टेबिलिटी
रिसोर्सेज की जो अनस्टेबिलिटी है उसके कारण आती है। The most effective refutation of this theory was propounded by the historical experience of European countries। जैसे कि हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में पहले सिचुएशन वर्स्ट होती जाती है, लेकिन जैसे जैसे उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जैसे जैसे उनका अप होता जाता है, जैसे जैसे वो चीज़ों को कॉन्शियसनेस के साथ अप्लाई करते हैं, वैसे वैसे उनकी कंडीशंस जो हैं वो अच्छी होती है, वैसे वैसे उनकी कंडीशंस बेटर होती जाती हैं। सो यहाँ पे हमारी माल्थस की थ्योरी कंप्लीट होती है। अब आपको इस पार्ट के साथ असाइनमेंट मिलेगा जिसमें कि आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये आपका इसका फर्स्ट असाइनमेंट है जिसमें 4 क्वेश्चंस है। फर्स्ट डिफरेंस between formal demography and social demography. Second is explain the demographic structure of India. Third is explain the Malthus theory of population. Fourth is describe the two criticisms of Malthus theory. ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में, अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो शीट्स में आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके, इसमें आपको मिनिमम 50 to 60 वर्ड्स आपके क्वेश्चंस के अंदर होने चाहिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।